Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about parole and follow, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखिए, दीज आर 11 men who were convicted and sent for life imprisonment in 2008 for gang rape of a Islamic woman Bilkis Bano in Gujarat during the Godhra riots of 2002. हाल फिलहाल में इन सब लोगों को रिहा कर दिया गया है जेल से. इनकी जो सेंटेंस थी उसको रिमिशन का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट ने कम कर दिया और फिर इनको रिहा कर दिया गया. तो रिमिशन क्या होता है और कैसे उसमें किसी की भी सज़ा को कम किया जा सकता है, ये मैं ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा चुका हूँ. सो दे वेर रिलीज्ड फ्रॉम द जेल ऑन रिमिशन. उसके बाद से बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, गुजरात ही नहीं पूरे इंडिया भर में हुआ. मामला इंटरनेशनलाइज भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से इनको वेलकम किया गया व्हेन दे केम आउट ऑफ द जेल, दे गॉट अ काइंड ऑफ हीरोइक वेलकम, जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करके लोग जेल गए हों. तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था. लेकिन अब आज इंडियन एक्सप्रेस में एक और आर्टिकल निकाल करके आया है कि दीज 11 men, आउट ऑफ दीज 10 men had got more than 1000 days of parole or follow during their conviction period. यानी कि सरल भाषा में कहें तो लगभग ये लोग 14 साल जेल में थे 2008 से लेकर के 2022 तक, लेकिन उसमें लगभग 1000 दिनों से ज़्यादा सबको ही पैरोल या फॉलो के तहत जेल से बाहर आने की आज़ादी दी गई थी. क्या है पैरोल और फॉलो, यही मुझे समझाना इस आर्टिकल की मदद से. लेकिन आप देखिए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन स्पेंट मोर देन 1000 डेज. कोई लोग तो 1500 दिन भी जेल से बाहर रहे. जो सबसे कम रहा वो है ये 998 डेज जेल से बाहर रहे, यानी कि मोर और लेस इनका भी 1000 डेज हो ही गया. तो आप मान करके चल सकते हैं कि 11 के 11 लोग 1000 दिनों से ज़्यादा जेल से बाहर रहे हैं ड्यूरिंग देयर सेंटेंस पीरियड देमसेल्फ, और सेंटेंस का पीरियड भी बाद में कट डाउन करके इनको जेल से रिहा कर दिया गया. और इसमें से एक जो कन्विक्ट है मितेश चिमन लाल भट्ट, वो तो जब फर्लो के थ्रू यानी कि बाहर था फॉर द टाइम बीइंग यूजिंग दिस प्रोविज़न ऑफ पैरोल एंड फॉलो 2020 में, तो उस दौरान उसने एक और इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की, एंड इस कारण से उसके खिलाफ एक FIR ऑलरेडी दर्ज है फॉर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. तो व्हेन ही वाज आउट ऑन पैरोल इन 2020. तो अब ये सब तो इश्यूज़ हैं. अब ये हमारे न्यूज़ ये जो है ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम समझना चाहेंगे इस आर्टिकल की मदद से ये दो टर्म पैरोल एंड फॉलो होता क्या है. UPSC ने ऑलरेडी इस पर सवाल पूछ लिया था प्रीलिम्स 2021 में. APSC इस तरह के मिलते जुलते सवाल पूछ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में पैरोल और फॉलो वापस से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है. हाल फिलहाल में वो जो डेरा सच्चा सौदा का जो चीफ गुरमीत राम रहीम है वो भी पैरोल का इस्तेमाल करके बाहर आया हुआ है. तो इस कारण से पैरोल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है. तो ज़रा समझते हैं कि आखिर पैरोल है क्या. पैरोल इज ए सिस्टम ऑफ रिलीजिंग अ प्रिजनर विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस. तो सज़ा चल रही है, बीच में फॉर द टाइम बीइंग सज़ा को सस्पेंड करके किसी प्रिजनर को कुछ समय के लिए अगर जेल से बाहर भेजा जाए तो उसको कहते हैं हम लोग पैरोल. द रिलीज इज़ कंडीशनल एंड यूजुअली सब्जेक्ट टू बिहेवियर. तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ मैटर ऑफ राइट, आपको जेल से बाहर रिहा किया गया है फॉर द टाइम बीइंग, वो भी आपके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा. और बीच बीच में लोकल अथॉरिटीज़ या लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करते रहना है इवन ड्यूरिंग द पैरोल टाइम. इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है फॉलो का. इट इज़ ब्रॉडली सिमिलर टू दैट ऑफ पैरोल वेयर प्रिजनर इज़ अलाउड टू come out of the jail and meet his or her family member, especially when the prisoner is in the jail for long term imprisonment. अब पैरोल और फॉलो में थोड़ा सा अंतर है. तो फॉलो इज सीन एज मैटर ऑफ राइट, यानी कि प्रिजनर का अधिकार है. फॉलो जनरली मिलता कब है ये ज़रा समझो. मान लीजिए कि किसी प्रिजनर के
पेरेंट्स की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, या इस तरह के कुछ भी फैमिली इश्यूज़ हैं जहाँ पे उसका जाना ज़रूरी है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में प्रिजनर को फॉलो के थ्रू जेल से बाहर आने की आज़ादी दी जाती है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज मैटर ऑफ राइट। ये उसका अधिकार है जो उसको टाइम टू टाइम मिलता है वेन एवर सच फैमिली और सोशल नीड्स अराइजेस। लेकिन पैरोल में भी वो जेल से बाहर आ सकता है, बट पैरोल इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मैटर ऑफ राइट। पैरोल में वो अप्लाई करेगा और उसको बाहर आने दिया भी जा सकता है, नहीं भी आने दिया जा सकता है। मुद्दा यह है कि जेल में जो प्रिजनर है वो अपने सेंटेंस के टेम्प्रोरी सस्पेंशन के लिए अप्लाई करेगा। एप्लीकेशन फर्लो के फॉर्म में हो सकता है, फॉलो के फॉर्म में, या पैरोल के फॉर्मेट में। पैरोल के फॉर्मेट में अगर एप्लीकेशन है तो उसको ग्रांट मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फॉलो के केस में कैसा है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, डेथ ऑफ पेरेंट्स या इस तरह की कोई बात होती है, जिसमें मोर और लेस इट इज़ कंसिडर्ड एज मैटर ऑफ राइट ऑफ द प्रिजनर, स्पेशली मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द प्रिजनर, जिस कारण से उसको फॉलो के केस में ग्रांट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया था इन अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस ऑफ 2017, वो ज़रा देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द मेन पर्पस ऑफ पैरोल एंड फॉलो इज़ अ कंडीशनल एंड टेम्प्रोरी रिलीज़। टेम्प्रोरी रिलीज़ किया जाता है प्रिजनर्स को, और जिसका मेन पर्पस होता है कि प्रिजनर्स को वो अपॉर्चुनिटी दी जाए सो दैट दे आर एबल टू सॉल्व देयर पर्सनल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स। तो कुछ अगर पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कर पाए प्रिजनर्स इस टाइम पीरियड में, इसलिए पैरोल या फॉलो के अंतर्गत उनको कुछ टाइम के लिए जेल से रिहा किया जाता है। एक दूसरा पर्पस ये भी होता है कि लंबे समय तक जेल में रहने से प्रिजनर्स सोसाइटी से अपना लिंक पूरी तरह से खो देते हैं, तो ऐसा ना हो इस कारण से बीच बीच में पैरोल या फॉलो की मदद से प्रिजनर्स को जेल से बाहर अलाउ किया जाना चाहिए सो दैट दे आर एबल टू मेंटेन लिंक विथ द सोसाइटी। अब यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है कि ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन पैरोल पॉलिसी, और स्टेट टू स्टेट पैरोल पॉलिसी बदल सकती है थोड़ी बहुत। देयर माइट बी स्लाइट डिफरेंस इन द पैरोल पॉलिसी ऑफ वन स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। सो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. The next article is about green crackers, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. So क्या है न्यूज, क्यों हम ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी जरा समझते हैं। तो देखिए, न्यूज़ ये है कि हाल फिलहाल में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजीटी ने कहा है कि जिन जिन सिटीज़ या टाउन्स में एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, पुअर है या मॉडरेट लेवल पे है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही परमिट किए जाने चाहिए। क्या है ग्रीन क्रैकर्स? ग्रीन क्रैकर्स एक स्पेशल या अलग तरह के क्रैकर्स हैं जिसको CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डेवलप किया है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन क्रैकर्स पूरी तरह से पॉल्यूशन को ख़त्म कर देंगे, पॉल्यूशन तो इनसे भी होता है, लेकिन वो पॉल्यूशन को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो माना जाता है कि ग्रीन क्रैकर्स लगभग 30% तक कम एयर पॉल्यूशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स इमिशंस भी कम करते हैं, पॉल्यूशन भी कम करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी कम रिलीज़ करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अलग अलग हजार्डस एलिमेंट्स ट्रेडिशनल क्रैकर से रिलीज़ होता है, जैसे कि बैरियम नाइट्रेट वगैरह, वो ग्रीन क्रैकर से रिलीज़ नहीं होता है। बैरियम नाइट्रेट बहुत ख़तरनाक होता है जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स में होता है। बैरियम नाइट्रेट के ज़्यादा एक्सपोजर से किडनी डैमेज हो सकता है। उसके अलावा ये लॉन्ग टर्म डैमेज है जो बैरियम नाइट्रेट के एक्सपोजर से हो सकता है। उसके अलावा बैरियम नाइट्रेट के एक्सपोजर से नौसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, इरेगुलर हार्ट बीट, मस्कुलर वीकनेस वगैरह ये सब हो सकता है। ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं इनसे पॉल्यूशन या इमिशन भी कम हो रहा है, पार्टिकुलेट मैटर का इमिशन भी कम हो रहा है, और इसमें साउंड पॉल्यूशन या रिडक्शन ऑफ साउंड भी है। अभी जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि जो हमारे फायर क्रैकर्स हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या उनके पीछे की केमिस्ट्री होती है। तो देखिए, जैसे कोई भी फ्यूल जलता है, फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है, वैसे ही इन क्रैकर्स को बर्न करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर लगता है। तो फ्यूल नॉर्मली किस फॉर्मेट में होता है? फ्यूल नॉर्मली होता है इन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे बैरियम
या स्ट्रॉन्सियम, लिथियम मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेटल्स का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा। मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उसमें उनके अराउंड एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग ऑर्बिटल सेल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं। तो बर्न करते हैं जब हम फायर क्रैकर्स को तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिटल स्टेट में एक्साइट करती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर ऑर्बिटल स्टेट से वापस जब स्टेबल वाले ऑर्बिटल स्टेट में रिटर्न होते हैं तो उस प्रोसेस में फिर रिलीज होता है लाइट, और अलग अलग तरह के एटम से अलग अलग तरह की लाइट रिलीज होती है, क्योंकि अलग अलग तरह के एटम्स का इलेक्ट्रॉन का एक्साइट होकर के हायर स्टेट में जाना अलग होता है और वापस से लौट करके आना। तो हायर स्टेट और स्टेबल स्टेट ऑफ जो ऑर्बिटल स्टेट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जांपल बैरियम कंपाउंड में जो हायर स्टेट और स्टेबल स्टेट का जो ऑर्बिटल लेवल है उसके बीच का डिफरेंस इस तरीके का होता है कि उस प्रोसेस में जो लाइट इमिट होता है वो ग्रीन लाइट होता है। स्ट्रॉन्सियम और लिथियम सॉल्ट से रेड लाइट निकलता है। तो मुद्दा ये है कि ये प्रोसेस, ये सिस्टम काम करता है। जिस तरीके से डायोड्स काम करते हैं या एलईडीज़ काम करते हैं, जिस तरह से लाइट एलईडी बल्ब में निकलता है वैसे ही लाइट आप समझिए क्रैकर से भी निकलते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के मेटल्स लगे होते हैं और इसी कारण से अलग अलग तरह के मेटल्स में के कारण अलग अलग लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड रिटर्निंग बैक टू द स्टेबल स्टेट होता है, जिस कारण से अलग अलग तरह के लाइट्स रिलीज होते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा हो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोरास, जो पोलर रीजन्स में होते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस, तो दीज ऑरोराज मोर और लेस वर्क ऑन द सिमिलर कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे फायर क्रैकर्स काम करके अलग अलग तरह के लाइट्स रिलीज कर रहे हैं। वापस से आते हैं ग्रीन क्रैकर्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रीन क्रैकर को डेवलप किया है CSIR ने, लेकिन CSIR का भी एक सब यूनिट है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR नीरी ऑफ नागपुर दैट हैज़ क्रिएटेड दिस ग्रीन क्रैकर, जिसके मदद से 30% तक लेस पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है। उसके अलावा साउंड पॉल्यूशन भी कम होता है। ये ग्रीन क्रैकर्स को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको इस तरीके का एक QR कोड स्कैन करना होगा और फिर जाकर के आपको पता चल पाएगा कि वेदर दिस ग्रीन क्रैकर इज़ जेन्युइनली आइडेंटिफाइड बाय CSIR और नॉट। तो इस कारण से किसी भी लोकल जगहों से अगर आप क्रैकर ख़रीदते हैं, अगर वो ये क्लेम करता है कि ये ग्रीन क्रैकर है, तो एक बार के लिए ये QR कोड को आप स्कैन करके चेक कर लीजिए अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस ग्रीन क्रैकर। अभी ग्रीन क्रैकर्स के कैटेगराइजेशन देखते हैं। तो टोटल 3 तरह के कैटेगराइजेशन में ग्रीन क्रैकर्स आते हैं, श्वास, स्टार एंड सफल। श्वास का फुल फॉर्म है सेफ वाटर एंड एयर स्प्रिंकलर्स। तो इस श्वास वाले ग्रीन क्रैकर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे ही ये ग्रीन क्रैकर को आप बर्न करेंगे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स रिलीज होता है और फिर पर्टिकुलेट मैटर्स को वो अपने साथ सप्रेस कर लेता है, जिस कारण से श्वास वाला जो ग्रीन क्रैकर है उसमें पर्टिकुलेट मैटर रिलीज कम होता है, इसमें साउंड पॉल्यूशन भी कम होता है। स्टार जो ग्रीन क्रैकर है उसका पूरा नाम है सेफ थर्माइट क्रैकर। इससे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का रिलीज कम होता है, जिस कारण से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कम रिलीज होता है, विच आर पोटेंशियली हार्मफुल गैसेस। पर्टिकुलेट मैटर इमिशन भी कम होता है स्टार से। उसके अलावा तीसरा तरह का ग्रीन क्रैकर है सफल, जिसका नाम है सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा खतरनाक होता है। सफल का फुल फॉर्म है सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा खतरनाक होता है। सफल में क्या करते हैं ग्रीन क्रैकर में, एल्यूमिनियम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम का। इससे पॉल्यूशन भी कम होता है और साउंड भी रिलेटिवली कम इंटेंसिटी की आती है, जिससे आसपास के लोगों को कम डैमेज हो। तो ये तो हो गए 3 तरह के फायर क्रैकर, श्वास, स्टार एंड सफल। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स भी आ रहे हैं, जैसे ईड लाडली या ENR। दीज आर इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स, मतलब इसमें लाइट और साउंड इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन रियल सेंस में इसमें सच में पटाखा कुछ फूटेगा नहीं, तो इसमें कोई भी इमिशन नहीं होगा। सो दे आर मोस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ई लाडली एंड ENR। The next article is about age of marriage of a Muslim woman, and this topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view। तो इंडियन पॉलिटी में आप देखिए पर्सनल लॉ वर्सेस पार्लियामेंट्री लॉ का ये एग्जाम्पल देखा जा सकता है, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। आपको पता है अलग अलग रिलीजन्स से इंस्पायर होकर के उनके अलग अलग पर्सनल लॉज हैं।
जो उनके फैमिली मैटर्स को गाइड करते हैं, फैमिली मैटर्स या अडॉप्शन के इश्यूज़ को गाइड करते हैं, मैरिज डिवोर्सेस को गाइड करते हैं, पर्सनल लॉज. बट इन सम केसेस द पर्सनल लॉज आर इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट. तो उसको हम लोग यहाँ देखेंगे, हाउ कन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल लॉ एंड पार्लियामेंट्री लॉ में अराइज. उसके अलावा ये जो आर्टिकल है, इट इज़ यूजफुल फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर एज वेल, जीएस पेपर 4. देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है या कंटेक्स्ट क्या है. देखिए, आपको तो पता है कि हमारे देश का जो कानून है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसके हिसाब से मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर वीमेन इज़ 18 ईयर्स, फॉर मेन इट इज़ 21 ईयर्स. वो बात अलग है, हाल फिलहाल में इसको अमेंड करने का भी एक कानून रखा गया है पार्लियामेंट के सामने आज अ पार्ट ऑफ जया जेटली कमेटी रिकमेंडेशन, जिसमें वीमेन की भी मिनिमम मैरिजेबल एज को 18 से बढ़ा करके 21 करने की बात की गई है. लेकिन अभी वो कानून पूरी तरह से पास नहीं हुआ है. अगर जब वो कानून पास हो जाएगा, अभी इट इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी. पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी जब इसमें अपना ओपिनियन दे देगी, जब वो कानून पास हो जाएगा, देन मिनिमम मैरिजेबल एज एक्ट को चेंज कर दिया जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को अमेंड कर दिया जाएगा और विमेन और मेन दोनों के लिए मैरिजेबल एज, मिनिमम मैरिजेबल एज को यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा, दैट इज़ एट 21 ईयर्स. तो ये तो लेकिन अभी का प्रोविज़न है, विमेन के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज 18, मेन के लिए 21. अगर आप हिंदू कम्युनिटी में देखें तो हिंदू कम्युनिटी के लिए भी एक जो मैरिज एक्ट को डिटरमाइन करने वाला लॉ है, हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, उसमें भी मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर विमेन इज 18 एंड फॉर मेन इट इज़ 21 ईयर्स. तो सरल भाषा में कहें तो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 इज़ कंसिस्टेंट विथ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006. लेकिन इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है. इस्लाम के अंदर जो उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ है, that says कि marriage is permitted when a minor attains puberty. So both for men and women, when they attain puberty, it can be considered that they are now suitable or they have attained suitable age for marriage. और ये डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ पे एक डिफरेंस है पार्लियामेंट्री लॉ जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बीच में. और क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा कानून सुपरसीड करेगा. यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी मुस्लिम गर्ल की शादी कराई जा रही है 15 या 16 ईयर्स के एज में, तो क्या उसको इलीगल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? क्योंकि अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 देखें तो उसको इलीगल माना जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें तो उसको इलीगल नहीं माना जाना चाहिए. तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि विच लॉ शुड सुपरसीड. और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में फैसला लिया है कि नाउ इट विल टेक अप द इशू एंड इट विल डिटरमाइन कि विच लॉ विल सुपरसीड. सो सुप्रीम कोर्ट विल एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ मैरिज ऑफ अ मुस्लिम वुमन. सो इसका तो आप जीएस पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं इंडियन पॉलिटी में, जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कभी मान लीजिए सवाल आ जाए पर्सनल लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ के बीच का कन्फ्लिक्ट, तो वहाँ पे आप ये एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा एथिक्स पेपर में भी आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल का इस्तेमाल कर सकते हैं टू आर्ग्यू कि हाउ एथिकल स्टैंडर्ड्स वैरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी और कम्युनिटी टू कम्युनिटी. हिंदू कम्युनिटी के लिए मिनिमम मैरिजेबल एज को लेकर के एक अलग एथिकल स्टैंडर्ड है, जैन कम्युनिटी के लिए अलग है, इस्लाम कम्युनिटी के लिए एथिकल स्टैंडर्ड फॉर मिनिमम मैरिजेबल एज अलग है. The next article is about upliftment of tea tribes. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam economy point of view. तो क्यों ये आर्टिकल आया है असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में? क्योंकि हाल फिलहाल में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, सी वॉज विजिटिंग असम एंड सी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर 100 schools in tea gardens और 100 schools for the children of tea garden workers. तो टी ट्राइब्स कौन हैं असम के, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं. तो जो टी ट्राइब्स ऑफ आसाम हैं, दे आर एक्चुअली डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, जैसे कि मुंडा, ओरान, सांथल, ये सब झारखंड छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स हैं और उनके डिसेंडेंट्स हमारे यहाँ के टी ट्राइब के कम्युनिटी के मेंबर्स माने जाते हैं. आसाम के अंदर जो टी ट्राइब कम्युनिटी है, इसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 17% के आसपास है. यानी कि आसाम की जितनी पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ 20 लाख, उसकी 17% पॉपुलेशन जो है वो टी ट्राइब की पॉपुलेशन है, विच इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट नंबर. अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो इट इज़ वेरी लो. इट ओनली 23% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी आर लिटरेट. 70% of them are either landless or they reside in encroached forest land. There have been demands काफ़ी टाइम से
There have been demands for granting ST status to tea tribes and also increase the wages of the plantation workers from the tea tribe community. कई सारे इस कम्युनिटी के लोग, टी ट्राइब कम्युनिटी के लोग प्लांटेशन वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, उनका मिनिमम वेजेस 217 रुपीज़ से बढ़ाया जाए, इसकी डिमांड काफ़ी दिनों से चल रही है। हमारी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं टी ट्राइब कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। तो असम सरकार ने जो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं टी ट्राइब कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो एक एक करके देखते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाई गई है, चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला, जिसमें 8,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं टू अबाउट 7,46,000 टी वर्कर्स। ये सारे नंबर्स एज इट इज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा ये स्कीम याद करना है। चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला, 8,000 रुपये का मॉनेटरी बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया है टू अबाउट 7,50,000 टी ट्राइब वर्कर। स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ताकि ये टी ट्राइब वर्कर्स हमारे डिजिटली कनेक्ट हो पाएँ, डिजिटल बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएँ। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 97 मॉडल स्कूल्स एंड आर बीइंग नाउ सेटअप। हाल फिलहाल में तो आपने देखा ही कि 100 और स्कूल्स का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करके गई हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। इन सारे स्कूल्स को पहले प्राइमरी लेवल पे कन्वर्ट बनाया जाएगा और बाद में इनको हायर सेकेंडरी लेवल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओवरऑल टारगेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो याद रखिएगा। ओवरऑल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए अमंग्स द टी ट्राइब कम्युनिटी टारगेट ये है कि एक कॉलेज बनाया जाए कम से कम ओवर एटलीस्ट 12 to 15 टी गार्डन्स। तो 12 से 15 टी गार्डन्स पे कम से कम एक कॉलेज बनाया जाए। उसके अलावा स्पेशल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, दैट इज़ अबाउट ₹10,000 इज़ गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ टी ट्राइब कम्युनिटी हु पास दिस मैट्रिक एग्ज़ाम। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कई सारे हेल्थ कैंप्स या मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, तो लगभग 66,000 से भी ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगाए जा चुके हैं फॉर अबाउट 445 टी गार्डन एरियाज। हेल्थ को लेकर के एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, वेज कंपनसेशन स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो वैसे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली वुमेन के लिए कोई मैटरनिटी बेनिफिट रिलेटेड कोई फॉर्मल स्कीम तो थी नहीं, तो यहाँ पे कैसा है, टी ट्राइब कम्युनिटी के विमेन वर्कर्स के लिए इफ़ दे गेट प्रेग्नेंट तो उनको 12,000 रुपये का कैश इंसेंटिव दिया जाता है अंडर दिस स्कीम, ताकि वो अपने हेल्थ का अच्छे से ध्यान दे सकें, ताकि कोई भी प्री या पोस्ट मैटरनिटी कॉम्प्लिकेशंस ना आए और वो अच्छे से आराम कर सकें और बेहतर न्यूट्रिशन वाला फूड ले सकें। ये जो इस साल का बजट रखा गया, असम का बजट 2022-23 का, उसमें बात की गई टी टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इसलिए कम से कम 50 जो टी गार्डन्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पे गेस्ट हाउस फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी, ताकि और सब पे कम से कम 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि टी टूरिज़्म प्रमोट हो, जिससे टी ट्राइब कम्युनिटी के लिए एडिशनल लाइवलीहुड सोर्सेस ओपन किए जा सके। उसके अलावा असम सरकार ने 7 सब कमिटीज़ बनाई हैं, अलग अलग कमिटीज़ बनाई हैं टी ट्राइब्स के लिए। एक कमिटी का काम होगा हेल्थ पे स्टडी करे, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा स्किल, फोर्थ स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथा फिफ्थ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सिक्स्थ आर्ट एंड कल्चर एंड सेवन्थ स्पोर्ट्स एंड लैंड एलोकेशन। तो इस तरीके से 7 कमिटीज़ बनाई गई हैं जो टी ट्राइब कम्युनिटी के अलग अलग एरियाज़ या प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा और उस पर सॉल्यूशन सजेस्ट करेगा असम सरकार को। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम टू प्रमोट द स्टेटस ऑफ टी ट्राइब्स इन असम। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बुकर प्राइज ऑफ 2022 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं बुकर प्राइज के बारे में। इस प्राइज को 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। दिस प्राइज इज गिवन फॉर फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर। तो ध्यान रखें, बुकर प्राइज सिर्फ और सिर्फ उन नॉवेल्स को मिलता है दैट हैज़ बीन ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश एंड दे आर नॉट ए ट्रांसलेशन। तो वही बुक को या ऑथर को बुकर प्राइज़ मिलेगा जिन्होंने ओरिजिनली अपने बुक को इंग्लिश में लिखा है, उसी बुक के लिए बुकर प्राइज़ दिया जा सकता है। और ये जो बुक होनी चाहिए दैट मस्ट हैव बीन पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड एंड मस्ट हैव बीन रजिस्टर्ड विथ ए पब्लिशर ऑफ यूके एंड आयरलैंड। ऑथर किसी भी देश का हो सकता है लेकिन पब्लिशर यूके या आयरलैंड का ही होना चाहिए। इसमें प्राइज मनी होता है 50,000 यूरो का एंड ईच शॉर्ट लिस्टेड ऑथर गेट अबाउट 2,500 यूरोज़। जो ऑर्गेनाइजेशन बुकर प्राइज़ देती है उसका नाम है मैन ग्रुप एंड बुकर प्राइज़ फाउंडेशन।
हाल फिलहाल में बुकर प्राइज़ न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि बुकर प्राइज़ ऑफ 2022 हैज़ बीन गिवन टू श्रीलंकन ऑथर सेहान करुणतिलका who has won this 2022 Booker Prize for his नॉवल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इसमें उन्होंने श्रीलंका के अंदर जो चल रहा ऑन गोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में लिखा है। वहाँ पे कुछ लोगों की जो डेथ हुई है, लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह के फिक्सन पे उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं जिस कारण से उनको ये इस साल का बुकर प्राइज़ मिला है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। गलपागोस आर्किपेलागो इज़ लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन कौन से इंडिकेटर हैं, तो सिर्फ इसमें पहला ही स्टेटमेंट सही है, बाकी दूसरे तीसरे गलत हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।